आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो एमसीक्यू के रेफरेंस से आ सकती हैं। जिस तरह के एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारी बातें हम कवर करेंगे। और इस वक्त हम स्टार्ट करने लगे हैं कि कर्व किस चीज़ को कहते हैं। कर्व आपके ख्याल में किस चीज़ को कहते हैं? बाज़ औक़ात हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ का ग्राफ इस तरह का बने तो हम उसे कर्व कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ इस तरह का बने, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स और उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने तो हम उसको भी कर्व ही कहते हैं। कर्व की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास एक फंक्शन है f r2 से r के ऊपर, ये फंक्शन है, r2 के पॉइंट्स लेते हैं प्लेन के और उन प्लेन के पॉइंट्स पे f ऑपरेट होता है और कोई रियल नंबर आंसर आ जाता है। अगर हम r2 के वो सारे पॉइंट्स मालूम कर लें जिन पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करने से कोई एक ख़ास रियल नंबर c आंसर आ रहा है, हमने कोई एक रियल नंबर चूज कर लिया c, हमने फंक्शन ऑपरेट किया r2 के पॉइंट्स पर, हमने फंक्शन ऑपरेट किया r2 के पॉइंट्स पर, आंसर c आया। वो सारे r2 के पॉइंट्स हमने इकट्ठे कर लिए और उनको इकट्ठा करके हमने एक सेट बना लिया। उस सेट को हम कर्व कहते हैं। फर्ज करें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया r2 से r पे, फंक्शन का फार्मूला फर्ज करें मेरे पास क्या है, फार्मूला है फंक्शन का मेरे पास y² - 4ax। जब भी मैं इसमें xy पुट करूंगा, यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा, कोई रियल नंबर आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन को इक्वल टू 0 रख लूं, किसी भी रियल नंबर के इक्वल रख सकता हूं, अगर मैं 0 के इक्वल रख लूं तो मेरे पास बन जाएगा y² - 4ax = 0। अब वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उन सारे पॉइंट्स के सेट को हम कहेंगे वो क्या है, कर्व है। और अगर आप गौर करें y² = 4ax बन रहा है। इस कर्व से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप कोनिक्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं। ये कर्व क्या बन रही है, पैराबोला बन रही है। अगर फर्ज करें मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं r2 से r पे, और फंक्शन जब किसी भी एलिमेंट r2 के x, y पे ऑपरेट हो और आंसर फर्ज करे क्या आ रहा हो, x + y आ रहा हो। मैं एक नंबर चूज करूं, फर्ज करें मैंने रियल नंबर 1 चूज कर लिया। अब मैं r2 के वो सारे पॉइंट्स ढूंढूं जिनके लिए f(x, y) का आंसर 1 आ रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, x + y = 1। और x + y = 1 ये भी एक कर्व है। आप इस कर्व से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये किस तरह की कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो कर्व क्या चीज़ होती है, आपके पास r2 से r के ऊपर एक फंक्शन हो, आप कोई सा एक रियल नंबर c चूज करें और फंक्शन r2 के पॉइंट्स पर ऑपरेट करने पे जब आंसर c आए तो r2 के वो सारे पॉइंट्स आप एक सेट में इकट्ठा कर लें, उस सेट को हम कर्व कहते हैं। या उन पॉइंट्स से बनने वाले ग्राफ को हम कर्व कहते हैं। वो तिरछा मिर्चा भी हो सकता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हमारी जो कर्व है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है r2 में। जब आपके पास एक फंक्शन मौजूद हो और आप कोई एक रियल नंबर चूज करें और r2 के वो सारे पॉइंट्स लें जिन पे फंक्शन ऑपरेट होने के बाद वो नंबर c आंसर आ रहा हो, उन सारे पॉइंट्स का सेट कर्व है। मैंने आपको पैराबोला की एग्जांपल दी है, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल दी है, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एलिप्स भी है। आप खुद सोचें कि हम किस तरह का फंक्शन डिफाइन करें r2 से r के ऊपर और किस तरह का रियल नंबर c लें कि जब हम फंक्शन ऑपरेट करने के बाद r2 के वो पॉइंट्स ढूंढें जिनसे आंसर c आए तो वो हमारे पास ये वाली कर्व एलिप्स बन जाए।
मैंने इस वक्त आपको बताया है कि कर्व किस चीज़ को कहते हैं। मैंने इस वक्त जो आपको कर्व बताई है, बेसिकली मैंने इस वक्त आपको प्लेन कर्व के बारे में बताया है। मैंने जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन R2 के एलिमेंट्स पर ऑपरेट हो रहा था और मैंने R2 के वो एलिमेंट्स ढूंढे जिन पे F ऑपरेट होने के बाद आंसर C आए। इस वक्त हम देखने लगे हैं कि जो स्पेस कर्व है या R³ में जो कर्व है वो किस तरह की होती है। R³ में कर्व बनाने के लिए आपको बेसिकली R³ से R पे दो फंक्शंस लेने पड़ते हैं। एक फंक्शन आपने लिया F R³ से R पे, एक और फंक्शन आपने लिया G R³ से R पे। दो रियल नंबर्स आपने चूज किए से एक C1 और एक C2 और R³ के वो सारे पॉइंट ढूंढे जिनके ऊपर F ऑपरेट होने पे आंसर C1 आए और G ऑपरेट होने पे आंसर C2 आए। R³ के वो सारे पॉइंट्स जिन पे F ऑपरेट हो और आंसर C1 आए और G ऑपरेट हो के आंसर C2 आए, वो सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो जो स्केच बनेगा, जो सेट बनेगा, उस सेट को भी हम कर्व कहेंगे और R³ के पॉइंट्स लेंगे तो हम उसको स्पेस कर्व कहेंगे। इस कर्व के बारे में मज़ीद बातें करेंगे। इस वक्त मैं आपको समझाने लगा हूँ कि पैरामीटराइज्ड कर्व क्या होती है। इस वक्त हम सीखने लगे हैं कि पैरामीटराइज्ड कर्व क्या होती है या पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व क्या होती है। अगर आपके पास दो नंबर्स a और b हों, ये a और b जो हैं -∞ और इन्फिनिटी भी हो सकते हैं और कोई से रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। यानी ये इंटरवल आपका जो a b है ये -∞ से इन्फिनिटी या कह लें पूरा रियल नंबर्स का सेट भी हो सकता है और या कोई फाइनाइट रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करें जिसकी डोमेन जो है वो ये ओपन इंटरवल ए बी हो और रेंज जो है Rn हो, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ये पैरामीटराइज्ड कर्व है। गैमा को हम क्या कहते हैं? गैमा इज ए पैरामीटराइज्ड कर्व। गैमा एक पैरामीटराइज्ड कर्व है। हो सकता है आप परेशान हो रहे हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्टियन कर्व से आप वाकिफ़ हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था। फर्ज करें आपके पास एक कर्व हो x² = y। क्या ख्याल है, ये कर्व है या आप कह लें y = x²? बिल्कुल ये कर्व है, आप इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये एक पैराबोला है। किस तरह का पैराबोला है? इसमें x की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। ये इस तरह का पैराबोला है। लेकिन अगर मैं इसी कर्व में x को t ले लूँ तो y मेरे पास बन जाता है t²। और अगर मैं गैमा फंक्शन डिफाइन कर लूँ से -∞ से इन्फिनिटी, कोई सा भी रियल नंबर आ जाए डोमेन में और आंसर R2 में आए और गैमा जब भी किसी इंटरवल के पॉइंट t पर ऑपरेट हो और मैं कहूँ कि आंसर क्या आएगा, xt आएगा और y t² आएगा, तो ये बेसिकली कौन सी कर्व है? x² = y, यानी ये वाला पैराबोला ही है। लेकिन अगर हम इस कर्व को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि गैमा एक फंक्शन है a b से Rn के ऊपर, तो इस फंक्शन गैमा को हम कहते हैं ये पैरामीटराइज्ड कर्व है। कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह की इक्वेशन हो सकती है, पैरामीटराइज्ड फॉर्म में इस तरह की इक्वेशन होती है। इस तरह से डिफाइन करने पे जो फंक्शन गैमा होता है उस फंक्शन गैमा को हम कर्व कहते हैं। अगर आप उसमें t के डिफरेंट पॉइंट्स पुट करते चले जाएं और आप बाकी जो पॉइंट्स xy प्लेन में बनते चले जाएं उनका ग्राफ बना लें तो वो उस कर्व का, उस पैरामीटराइज्ड कर्व का ग्राफ हो जाएगा, उसका स्केच हो जाएगा। तो इस वक्त मैंने आपको एग्जाम्पल दी है गैमा ऑफ t = t × t² पैरामीटराइज्ड कर्व की। एक बात याद रहे, ये पैरामीटराइजेशन है पैराबोला x² = y की। इसी कर्व की आप एक से ज़्यादा पैरामीटराइजेशन भी बना सकते हैं। अगर फर्ज करें आप गैमा ऑफ t का फार्मूला रख लें कि जब गैमा किसी नंबर t पे ऑपरेट होती है तो आपके पास जो है वो आंसर आता है t² और t4। क्या ख्याल है, ये जो x और y की वैल्यू t² और t4 हैं, क्या इसको सेटिस्फाई करेंगी?
बिल्कुल करेंगी। आप यहाँ x की जगह t² लिखेंगे तो y की वैल्यू t4 आ जाएगी। ये भी इसी कर्व की पैरामीटराइजेशन है, या ये भी एक पैरामीटराइज्ड कर्व है, क्योंकि गैमा ऑफ टी यहाँ लिखा जाए और यहाँ पर लिखा जाए, दो फार्मूले डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो हमारे पास एक ही कर्व बनेगी। एक कर्व की पैरामीटराइजेशन एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और पैरामीटराइज्ड कर्व क्या होती है वो मैंने आपके सामने डिफाइन की है। डिफाइन करने लगे हैं कि स्मूथ कर्व क्या होती है। मैंने अभी आपसे कहा है कि गैमा एक फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी से आर एन पे। इस फंक्शन गैमा को हम क्या कह रहे हैं, ये कर्व है। आर एन यूक्लिडियन स्पेस है, ये प्लेन भी हो सकता है R2, क्यूब भी हो सकता है R क्यूब डायमेंशन 4 वाला, R4 भी हो सकता है। जब R2 हो तो हम गैमा को प्लेन कर्व कहते हैं, जब इसकी रेंज R क्यूब हो तो गैमा को स्पेस कर्व कहते हैं। जनरली हम इसको कर्व इन Rn कहते हैं। कर्व को स्मूथ कब कहेंगे, इस पर हम डेफिनेशन करने लगे हैं कि कर्व को स्मूथ कब कहेंगे। ये जो हमने गैमा फंक्शन डिफाइन किया है, क्या हम इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकें, डेरिवेटिव्स को फर्ज करें, मैं गैमा डैश से लिखूं फर्स्ट डेरिवेटिव को, सेकंड डेरिवेटिव को गैमा डबल डैश से लिखूं। जनरली अगर मैं इसके nth डेरिवेटिव को गैमा n से लिखूं और बाकी डेरिवेटिव्स भी इसके बाद, अगर ये सारे डेरिवेटिव्स हल किए जा सकें, क्या किया जा सके, गैमा n एग्जिस्ट करें, हल हो सकते हों n की तमाम वैल्यूज़ के लिए। और यहाँ पर n की तमाम वैल्यूज़ का मतलब है कि n की तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हल हो जाए, सेकंड हो जाए, nth डेरिवेटिव हो जाए, n+1 डेरिवेटिव, ये सारे डेरिवेटिव्स अगर किसी कर्व के लिए हल हो जाएं तो हम उस कर्व को स्मूथ कर्व कहते हैं। स्मूथ कर्व हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप इन चीज़ों की डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री की एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उस प्लेलिस्ट में डिटेल देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको MCQs के रेफरेंस से तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ डिटेल की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जिनमें स्मूथ कर्व्स भी हैं और नॉन स्मूथ कर्व्स भी हैं। फर्ज करें मैंने गैमा ऑफ टी का फार्मूला लिखा है t और t²। अगर मैं इसके डेरिवेटिव्स हल करूँ तो क्या हल कर सकूँगा, बिल्कुल हल कर सकूँगा। फर्ज करें मैंने गैमा ऑफ टी का फार्मूला लिखा है t और t²। अगर मैं इसके डेरिवेटिव्स हल करूं तो क्या हल कर सकूंगा, बिल्कुल हल कर सकूंगा। गैमा डैश t आ जाएगा 1 और 2t। इसके बाद डेरिवेटिव सेकंड हल करूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 का 0 और 2, और उसके बाद बाकी सारे डेरिवेटिव्स भी हल हो जाएंगे, उन सब का आंसर 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो मैंने गैमा डिफाइन किया है, ये गैमा एक स्मूथ कर्व है। ये गैमा क्या है, एक स्मूथ कर्व है। अगर फर्ज करें मैं एक और गैमा डिफाइन करता हूँ और गैमा ऑफ टी का फार्मूला रख लेता हूँ t की पावर 1/2 और sin t, और मैं इसके डेरिवेटिव्स हल करता हूँ। गैमा डैश t सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, 1/2 t का स्क्वायर रूट और sin t का डेरिवेटिव cos t आ गया। और फर्ज करें मैंने इस गैमा को डिफाइन किया है पूरे रियल नंबर्स के सेट पे -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज जो है वो इसकी R2 रखी है। क्या ख्याल है? और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो हम कहेंगे कर्व स्मूथ नहीं है। इस कर्व के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट किया। हो सकता है बाद का 5-10 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाएं, उसके बाद कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। स्मूथ कर्व उस वक्त होगी जब उसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई एक डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम कहेंगे वो कर्व स्मूथ नहीं है। मैंने डिफाइन की है कि स्मूथ कर्व क्या होती है, और ऐसी एग्जाम्पल देखी है जो कर्व स्मूथ है, और ऐसी एग्जाम्पल भी देखी है जो कर्व स्मूथ नहीं है। मैंने यहाँ पर डोमेन नहीं बताई है, जब भी डोमेन ना बताई जाए तो आप कंफर्म समझें कि डोमेन हमेशा -∞ टू इन्फिनिटी वाला इंटरवल यानी पूरे रियल नंबर्स का सेट है। और अगर कहीं ज़रूरत पेश आएगी तो डोमेन बता दी जाएगी, वरना आप डोमेन को या तो खुद से सोच लेंगे कि क्या है, किन t की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ अनडिफाइन हो जाते हैं, वो डोमेन में नहीं होंगे।
ज़्यादातर हमारी डोमेन जब भी नहीं बताई जाएगी सारे रियल नंबर्स का सेट हुआ करेगी। कर्व के लिए टेंजेंट वेक्टर डिफाइन करने लगे हैं कि टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। ये उसी तरह की सिचुएशन है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कर्व है, ये कर्व के ऊपर कोई सा पॉइंट गैमा ऑफ टी है, तो टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। अगर मैं इससे एक नेक्स्ट पॉइंट मालूम कर लूँ गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, और इनको ज्वाइन करके सीक्रेट लाइन मालूम कर लूँ, गैमा वेक्टर है, गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी भी वेक्टर है, गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी में से माइनस किया जाए गैमा ऑफ टी, और अगर इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ले ली जाए, तो जो वेक्टर बनेगा, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, अगर डेल्टा टी को हम कहेंगे टेंस टू 0 है, तो ये पॉइंट Q जो है वो P को अप्रोच करेगा, ये इस तरह की लाइन बन जाएगी। ये जो इस तरह की लाइन बनेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये गैमा डैश टी है, और इसी गैमा डैश टी को हम कहा करेंगे ये कर्व के लिए टेंजेंट वेक्टर है। अगर आपके पास गैमा कोई कर्व है, कर्व आपको मालूम है किस चीज़ को कहते हैं, फंक्शन होता है ए बी से आर एन के ऊपर, आप इस गैमा का डेरिवेटिव मालूम करते हैं, मैंने आपके सामने लिखा है इस तरह से। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको ना भी समझ आएँ तो सिंपली आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से जो भी वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम कहेंगे वो कर्व का टेंजेंट वेक्टर है। गैमा कर्व है तो गैमा डैश टी टेंजेंट वेक्टर है। हो सकता है आप हैरान हो रहे हो कि आप इसको वेक्टर क्यों कह रहे हैं। जब मैंने गैमा डिफाइन की है ए बी से आर एन के ऊपर, इसके ऊपर आर एन के ऊपर, जैसे मैंने R2 पर डिफाइन की, फॉर एग्जांपल मैंने गैमा ऑफ टी डिफाइन किया कि किसके इक्वल है, टी और टी स्क्वायर के, तो ये जो टी और टी स्क्वायर है ये पॉइंट भी है, आप इसको एज ए वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट हो, अगर आप ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का वेक्टर बना लें तो आप उसी पॉइंट को एज ए वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो गैमा डैश टी भी इसी तरह का एक पॉइंट होगा, आप उस गैमा डैश टी को वेक्टर भी कह सकते हैं। इस तरह की लाइन बन जाएगी या इस तरह का वेक्टर बन जाएगा जो ज़्यादातर कर्व को क्या करेगा, टच करता हुआ पास करेगा। गैमा कर्व हो तो गैमा के डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट वेक्टर कहते हैं। ये टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और नोट ये कहता है कि अगर आप किसी कर्व का टेंजेंट वेक्टर मालूम करें और वो टेंजेंट वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर आ जाए तो हम कर्व को कहेंगे कि वो कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कहेंगे नहीं, बल्कि वो कर्व हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हुआ करेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास फ़र्ज़ करें गैमा ऑफ टी जो है वो है आपके पास टी और टी प्लस 1, आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं गैमा डैश टी। इस टी का डेरिवेटिव 1 आया, इस टी प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 आया। गैमा डैश टी जो है इसमें कोई टी नहीं आ रहा, ये एक कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि जो गैमा कर्व है ये गैमा कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इस कर्व को स्केच करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब भी किसी कर्व का डेरिवेटिव कांस्टेंट वेक्टर आ जाए तो वो कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन याद रहे मैं इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, मैं कह ये रहा हूँ कि अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाए तो कर्व स्ट्रेट लाइन होगी। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या उसकी पैरामीटराइजेशन का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट हुआ करेगा, ये वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर कोई कर्व्स दी गई हो और डिसाइड करना हो कि उनमें से कौन सी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो आप क्या करें, उसका टेंजेंट वेक्टर मालूम करें। अगर टेंजेंट वेक्टर कांस्टेंट आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन है, और अगर टेंजेंट वेक्टर कांस्टेंट नहीं आया तब क्या होगा, तब हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ना हो। लेकिन बहरहाल फिलहाल आप ये याद रखें, किसी कर्व का टेंजेंट वेक्टर यानी उसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट वेक्टर आ जाए तो वो कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस वक्त हम बात करने लगे हैं आर्क लेंथ ऑफ कर्व की। फर्ज करें हमारे पास गैमा ऑफ टी एक कर्व है, और फर्ज करें ये इस कर्व का स्केच है। हमने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया गैमा ऑफ टी नॉट। यहाँ पर एक और पॉइंट है जनरली गैमा ऑफ टी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो आर्क है, ये जो कर्व पार्ट है,
इस कर्व पाथ की लेंथ को अगर हम एस ऑफ टी से डिनोट करें तो हम इसको कहते हैं आर्क लेंथ ऑफ कर्व। और इस एस ऑफ टी को कैलकुलेट करने का फार्मूला इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है। एस ऑफ टी इक्वल है गैमा का डेरिवेटिव का नॉर्म या कह लें मॉडुलस, उसकी मैग्नीट्यूड, और डी टी का इंटीग्रल। स्टार्टिंग पॉइंट टी नॉट से लेकर टी तक की लिमिट्स लेते हुए आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो आप मालूम कर सकेंगे इस तरह से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की कर्व की लेंथ, आर्क लेंथ जिसे हम कहते हैं, और एस ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला है, कैसे ड्राइव हुआ है फिर मैं दोहरा दूँ। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें, उसके अंदर आर्क लेंथ के बारे में डिटेल के साथ जिक्र किया गया है। इस वक्त मैं डिफाइन करने लगा हूँ यूनिट स्पीड कर्व कैसी कर्व को कहते हैं। यूनिट स्पीड कर्व एक कर्व की ख़ास तरह की पैरामीटराइजेशन होती है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि एक कर्व की आप एक से ज़्यादा पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी कर्व की ऐसी पैरामीटराइजेशन करें कि उसके डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 आए। डेरिवेटिव को हम टेंजेंट वेक्टर भी कहते हैं और इसी डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड को हम कर्व की स्पीड भी कहते हैं। कर्व के डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड को हम कर्व की स्पीड भी कहते हैं। और अगर ये स्पीड 1 आए यानी गैमा के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड 1 निकले तो हम ऐसी कर्व को या कर्व की ऐसी पैरामीटराइजेशन को यूनिट स्पीड कर्व कहते हैं। यूनिट स्पीड कर्व का हमें फ़ायदा रहता है कि यूनिट स्पीड कर्व्स की मदद से हम कर्व्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। हम बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर चेक ये करना चाहते हैं कि कोई कर्व कितनी एक बेंड हो रही है, उसके बेंड होने का रेट क्या है। हमारे पास अगर उसकी ऐसी पैरामीटराइजेशन मौजूद हो कि वो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन हो यानी उसके डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो तो हमारे लिए स्टडी करना आसान रहता है। लेकिन एमसीक्यूज़ के रेफरेंस में आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने चेक करना हो कि कोई कर्व जो है वो यूनिट स्पीड है या नहीं तो आप उसका डेरिवेटिव मालूम करें, उसकी मैग्नीट्यूड निकालें और अगर ये स्पीड 1 के इक्वल आ जाए तो हम उसको यूनिट स्पीड कर्व कहते हैं। आज के लेक्चर में हम आखिरी बार डिफाइन करने लगे हैं कि रेगुलर कर्व कौन सी होती है। ऐसी कर्व जो छुट्टियां ना करे वो रेगुलर कर्व होगी, जो बाकायदगी से आए नहीं, मैं मजाक में कह रहा हूँ। बेसिकली रेगुलर कर्व हम उस कर्व को कहते हैं जिसका डेरिवेटिव जो है वो 0 ना आए। डेरिवेटिव टेंजेंट वेक्टर होता है, टेंजेंट वेक्टर 0 आ जाता है, हम कर्व को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते। हमें उस पॉइंट पे पहुंच के कर्व के उस पॉइंट पे पहुंचकर जहां डेरिवेटिव 0 हो हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि अगर हम कर्व के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हमने किस साइड में मूव करना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कर्व्स को स्टडी किया जाए जो रेगुलर कर्व हों। और रेगुलर कर्व हम उस कर्व को कहते हैं जिसका डेरिवेटिव 0 ना आए डोमेन के तमाम पॉइंट्स के ऊपर। अगर डोमेन के किसी एक पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो कर्व रेगुलर नहीं है। रेगुलर कर्व कौन सी होगी? वो कर्व होगी जिसका डेरिवेटिव 0 ना आए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्ज करें मैंने गैमा ऑफ टी का फार्मूला रखा है इस वक्त t² और 2t। ये वेल नोन पैरामीटराइजेशन है, वेल नोन कर्व है। मैंने इसका डेरिवेटिव मालूम किया गैमा डैश टी इक्वल आ गया 2t और 2k। क्या ये 0 हो सकता है? t की वैल्यूज क्या है मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो t की वैल्यू सारे रियल नंबर्स होंगे। मैं यहाँ पे कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दूं, हो सकता है पहला कोऑर्डिनेट 0 हो जाए लेकिन ये 2 तो कभी भी 0 नहीं होगा। हम कह सकते हैं गैमा डैश टी जो है वो डोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए 0 नहीं है। और ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो कर्व हमारे पास गैमा ऑफ टी है ये कैसी कर्व है? ये रेगुलर कर्व है। हम एक ऐसी कर्व को रेगुलर कर्व कहेंगे जिसका डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं होगा। और अगर हमारे पास किसी कर्व का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो हम कहेंगे वो कर्व रेगुलर नहीं है। फर्ज करें मेरे पास कर्व है t² और t³। मैंने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? गैमा डैश टी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2t और 3t² के। क्या ख्याल है
क्या ये कभी 0 हो सकता है? कोई t की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है जिसपे आंसर 0 आ जाए? बिल्कुल सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अगर t को मैं 0 लूँ तो कितना आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डोमेन का एक पॉइंट आपके पास ऐसा मौजूद है जिस पे डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। और इसका मतलब क्या हुआ भला? हमने कहा था गैमा का डेरिवेटिव अगर 0 नहीं आएगा तो रेगुलर कर्व होगी। यहाँ गैमा का डेरिवेटिव 0 आ गया है, इसका मतलब है ये कर्व रेगुलर नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि रेगुलर कर्व कौन सी होती है। ऐसी कर्व जिसका डेरिवेटिव डोमेन के किसी भी पॉइंट पर 0 ना हो, हम उसको रेगुलर कर्व कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मूथ कर्व? कौन सी कर्व स्मूथ है? हमने डेफिनेशन की है वो कर्व जिसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाएं वो स्मूथ कर्व है। डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करेगा देखते हैं। एक बात याद रहे, मैंने यहाँ किसी भी कर्व की डोमेन का जिक्र नहीं किया और मैंने आपको बताया था जब डोमेन का जिक्र नहीं करेंगे तो वो डोमेन सारे रियल नंबर्स होंगी, -∞ टू इन्फिनिटी वाला इंटरवल होगा। अब इनके डेरिवेटिव्स हल करके देखते जाते हैं कि किसी का डेरिवेटिव अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। जिसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो गया है, डेरिवेटिव नहीं निकल रहा है, वो कर्व स्मूथ नहीं है। और जिसके सारे डेरिवेटिव्स हल हो जाएंगे वो स्मूथ कर्व है। एक बात पे गौर करें, जहाँ जहाँ t की फ्रैक्शनल पावर्स हैं वहाँ पर जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे t की फ्रैक्शनल पावर का एक डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा, कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शनल पावर जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। और जब वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी और नीचे कुछ t की पावर बन जाएगी और नीचे t की पावर बन जाने पे 1 समथिंग ओवर 0 आ जाएगा। और समथिंग ओवर 0 का मतलब है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कर्व स्मूथ नहीं होगी। आप एक्सक्लूड कर सकते हैं पार्ट ए को भी, पार्ट सी को भी और पार्ट डी को भी। बाकी रह गया हमारे पास पार्ट बी। इसमें ई का डेरिवेटिव हल करना है और साइन का डेरिवेटिव हल करना है। ई के डेरिवेटिव जितनी दफ़ा मर्जी हल कर लें, आपको मालूम है दोबारा ई ही आता जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि कॉस बन जाएगा, फिर कॉस का माइनस साइन बन जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा। ये सारे डेरिवेटिव्स हल हो जाएंगे। और इस कर्व के अगर सारे डेरिवेटिव्स हल हो रहे हैं तो ये कौन सी कर्व है? ये स्मूथ कर्व है। बी इस वक्त हमारी चॉइस है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मूथ कर्व। ये जो नीचे कर्व्स दी हुई हैं इनमें से हमने देखना है कि कौन सी स्मूथ नहीं है। कर्व्स हैं यानी ये सारे गैमा ऑफ टीज हैं बेसिकली। डोमेन का कोई जिक्र नहीं है तो डोमेन या सारे रियल नंबर्स है या डोमेन वो पॉइंट्स हैं जिन पे ये फंक्शन सॉल्व हो सकते हैं। स्मूथ का मतलब होता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे। और नॉट स्मूथ का मतलब है कि गैमा ऑफ n जब आप हल करते हैं तो कम से कम किसी एक n के लिए ये डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है। हो सकता है वो n की वैल्यू 1 हो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, और हो सकता है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई एक डेरिवेटिव ऐसा है जो हल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इन कर्व में से कौन सी कर्व ऐसी है जिसका कम से कम एक डेरिवेटिव ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा। जो पहली कर्व है उसमें कॉज और साइन है और कॉज और साइन के जितने मर्जी डेरिवेटिव्स ले लें हल हो जाते हैं। ये तो स्मूथ है, ये नॉट स्मूथ की कैटेगरी में नहीं आती है। सेकंड पार्ट में कर्व है ई टी और कॉस टी। ई के भी सारे डेरिवेटिव्स हल हो सकते हैं, कॉस के भी सारे डेरिवेटिव्स हल हो सकते हैं और सारे डेरिवेटिव्स हल हो रहे हैं तो ये स्मूथ है, नॉट स्मूथ नहीं है। सी पार्ट में कर्व है, इस दफ़ा ये स्पेस कर्व है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, परेशान नहीं होना है। कर्व प्लेन भी हो सकती है, स्पेस कर्व भी हो सकती है, R4 में भी हो सकती है। जनरली कर्व Rn में होती है। टी स्क्वायर के जितने मर्जी डेरिवेटिव ले लें हल हो जाएंगे, साइन के भी सारे डेरिवेटिव्स हल हो जाएंगे, कॉस के भी सारे डेरिवेटिव्स हल हो जाएंगे। और सारे डेरिवेटिव्स हल होने का मतलब है स्मूथ है और ये नॉट स्मूथ नहीं है। डी पार्ट में जो कर्व है प्लेन कर्व है, इसमें ये जो t की पावर 5/2 है, जब इसके डेरिवेटिव्स लेंगे पावर हर दफ़ा एक कम होती चली जाएगी। कुछ डेरिवेटिव्स के बाद
ये नेगेटिव पावर आ जाएगी और नेगेटिव पावर का मतलब है डिनोमिनेटर में t चला जाएगा और डिनोमिनेटर में t जाने का मतलब है 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और 0 इसकी डोमेन में शामिल है, यानी इसके कुछ डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। और जब भी कम से कम आपको एक ऐसा डेरिवेटिव मिल जाए जो ना एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं वो कर्व स्मूथ नहीं है। यानी ये जो ऑप्शन डी है हमारे पास, ये एक ऐसी कर्व है जो स्मूथ नहीं है। ऑप्शन डी इस वक्त हमारी चॉइस है, यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास कुछ कर्व्स हैं, हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने डिसाइड करना हो कि कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम उस कर्व का गैमा डैश कैलकुलेट करें और अगर गैमा डैश एक कांस्टेंट वेक्टर बन जाए तो वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर फर्ज करें गैमा डैश कांस्टेंट वेक्टर ना आए तो भी हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो। पैरामीटराइजेशन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, फिर आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ पर किसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ सकता है? पहली जो कर्व है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करूँ, कॉस का साइन आ जाएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, टी इन्वॉल्व रहेगा। टी के इन्वॉल्व रहने का मतलब है टी की डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। इसका गैमा डैश कांस्टेंट नहीं है। गैमा डैश कांस्टेंट नहीं है तो लगता ही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें बी पार्ट में देखें 4t² और 2t+1, जब इसका डेरिवेटिव हल किया 8t आ गया और 2 आ गया। 8t जो पहला वाला पार्ट है इसमें t को बदलने से आंसर चेंज होते जा रहे हैं, इसका मतलब है लगता है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। पार्ट सी के अंदर अगर आप डेरिवेटिव हल करें 2t+1 का डेरिवेटिव 2 आ गया, 1 - t का डेरिवेटिव -1 आ गया। अब ये जो मेरे पास गैमा डैश आया है इसमें t नहीं आया है, ये t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक कांस्टेंट वेक्टर आ गया है। और जब हमारे पास गैमा डैश कांस्टेंट आ जाए तो कंफर्म होता है कि कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, कंफर्म है, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट वेक्टर आया है। पार्ट डी में भी डेरिवेटिव कांस्टेंट वेक्टर नहीं आ रहा है, ई का ई आ जाएगा और इस e2t का e2t × 2 आ जाएगा जो कि t पे डिपेंड कर रहा है। और अगर डेरिवेटिव t पे डिपेंड करे तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। एक पार्ट सी कंफर्म हो गया है, इसका डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट आ गया है, ये कर्व हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है। हमारी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी चॉइस है। नेक्स्ट एमसीक्यू में फिर हमने बताना ये है कि कौन सी कर्व जो है इनमें से वो एक स्ट्रेट लाइन है। इनके डेरिवेटिव्स हल करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सॉल्व करें, t इन्वॉल्व रहेगा, इसके डेरिवेटिव में भी t होगा, इसके डेरिवेटिव में भी t रहेगा, इसके डेरिवेटिव में भी t रहेगा। डेरिवेटिव तो किसी का भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, यानी डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि लगता यह है कि इनमें से कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव कांस्टेंट ना आए तब भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाए तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन है, डेरिवेटिव कांस्टेंट ना आए तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। मुझे इनकी बनानी पड़ेगी कार्टेशियन इक्वेशन, और कार्टेशियन इक्वेशन से मैं डिसाइड कर सकूंगा कि कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट में कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं। x है मेरे पास cos² t और y है मेरे पास sin² t, और मुझे बनानी है x और y की इक्वेशन, यानी मुझे t को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट हो सकता है? एक है cos² t, दूसरा है sin² t। आपको पता है कि cos² + sin² 1 के इक्वल होता है, t एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, cos² t + sin² t, और cos² + sin² किसके इक्वल है? 1 के। तो मेरे पास x + y किसके इक्वल आ गया? 1 के। और याद है इस तरह की कार्टेशियन इक्वेशन किस कर्व की होती है? ये कार्टेशियन इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो पार्ट ए जो है वही इस वक्त हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट बी सी डी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अगर मैं टी को एलिमिनेट करूँगा तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ख़ास तौर पे एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ, डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाए तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन है। डेरिवेटिव कांस्टेंट ना आए तो वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आया है तो ऐसी सूरत में आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनाकर डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमने डिसाइड ये करना है कि कौन सी कर्व रेगुलर है।
रेगुलर कर्व हम उस कर्व को कहते हैं इसमें डेरिवेटिव जो है डोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए ज़ीरो ना आए, नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव है। यहाँ पर डेरिवेटिव्स लेकर चेक करते हैं, जो डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा वो वाली कर्व जो है वो रेगुलर कर्व होगी। फर्स्ट पार्ट के लिए गामा डैश टी जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t और 2t क्यूब का 6t स्क्वेयर। और क्या ख्याल है, क्या ये हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसमें t को ज़ीरो लिखूं तो ये ज़ीरो बन रहा है, और डेरिवेटिव ज़ीरो आने का मतलब है कर्व रेगुलर नहीं है। पार्ट बी देखें, पार्ट बी में भी इसी तरह से डेरिवेटिव हल करेंगे तो वो ज़ीरो पर ज़ीरो बन जाएगा, यानी ये कर्व भी रेगुलर कर्व नहीं है। पार्ट सी की अगर हम बात करें और इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो इसका गामा डैश टी बनेगा हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस टी और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। और क्या ख्याल है, क्या टी की किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो हो सकता है? ये टी की सिर्फ उसी वैल्यू के लिए ज़ीरो हो सकता है जिस पे कॉस भी ज़ीरो हो जाए और साइन भी ज़ीरो हो जाए। क्या आपके पास कोई टी की ऐसी वैल्यू है जिस पे साइन भी ज़ीरो हो जाए और कॉस भी ज़ीरो हो जाए? बिल्कुल भी नहीं है। टी की जिन वैल्यूज़ के लिए साइन ज़ीरो होता है वहाँ कॉस ज़ीरो नहीं होता, और जिन टी की वैल्यूज़ के लिए कॉस ज़ीरो होता है वहाँ साइन ज़ीरो नहीं होता। यानी इन दो कोऑर्डिनेट में से कम कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जो ज़ीरो नहीं होगा, यानी ये डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता। डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं है, और जब डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है तो कर्व कौन सी कर्व है? रेगुलर कर्व है। ऑप्शन सी जो है ये हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन जी को भी देख लेते हैं। इसमें अगर मैं गामा डैश कैलकुलेट करूं तो साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव बनेगा 2 साइन टी और कॉस टी, 9t स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 18t और 2t क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 6t का स्क्वायर। और इस डेरिवेटिव के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये ज़ीरो है? जी सोचें, क्या ये ज़ीरो है? अगर मैं इसको ज़ीरो पर कैलकुलेट करूं तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया, 18t भी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो पुट करने पे 6t स्क्वायर भी ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो आ गया। और जब भी डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए कर्व रेगुलर नहीं है। तो पार्ट सी जो है वो एक ऐसी कर्व है जो रेगुलर कर्व है। नेक्स्ट MCQ है, बताना ये है कि कौन सी कर्व रेगुलर नहीं है। रेगुलर होने का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा, डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा। और नॉट रेगुलर होने का मतलब ये होगा कि डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। देख लेते हैं किसका डेरिवेटिव ज़ीरो बन रहा है। जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो बन रहा है वो नॉट रेगुलर है। और फर्स्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। गामा डैश टी कितना आया हमारे पास, टी क्यूब का आंसर बना 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 4t। क्या ये ज़ीरो बन रहा है? गामा डैश ज़ीरो पर ज़ीरो बन रहा है, और डेरिवेटिव ज़ीरो का बनने का मतलब है कि ये कर्व रेगुलर नहीं है। ऑप्शन ए जो है ये हमारी इस वक्त चॉइस है। बाकी में अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, बी में ई का डेरिवेटिव ई होगा जो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। कॉस का डेरिवेटिव साइन है जो कि ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ई कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इस तरह पार्ट सी में हमारे पास सेम कर्व ही लिख दी गई है, तो इसका भी डेरिवेटिव कभी ज़ीरो नहीं है। पार्ट डी में अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें गामा डैश टी, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव बन रहा है 3t स्क्वायर और साइन टी का डेरिवेटिव बन रहा है कॉस टी। क्या ये ज़ीरो हो सकता है? चांसेस लगते हैं। पहला पार्ट ज़ीरो लेने पर ज़ीरो हो सकता है, और दूसरा पार्ट कॉस कब ज़ीरो हो सकता है? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। लेकिन एक बात बहुत अहम है यहाँ पर कि जिस नंबर पे पहला कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो रहा है उस पे दूसरा नहीं हो रहा, और जिन नंबरों पे दूसरा कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो रहा है पहला ज़ीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये डेरिवेटिव भी टी की किसी भी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं है। ये कर्व रेगुलर है, नॉट रेगुलर वाली बात नहीं है। और नॉट रेगुलर कर्व हमारे पास पार्ट ए जो है वो इस वक्त करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट MCQ में हमने बताना ये है कि कौन सी जो है वो हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है। मैं आपको याद करवा दूं, यूनिट स्पीड कर्व हम उस कर्व को कहते हैं जिसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, फिर डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें और आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए।
अगर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं और स्पीड 1 आने पे हम कहते हैं ये यूनिट स्पीड कर्व है। डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना आते हैं, मैग्नीट्यूड्स भी आपको कैलकुलेट करना आती हैं। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 1 आ गया है और ये हमारी यूनिट स्पीड कर्व है। बाकी कर्व्स में ए, बी और डी पार्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करके जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, यानी वो यूनिट स्पीड कर्व्स नहीं है। हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो सी है। डेरिवेटिव आपको हल करना आते हैं, मैग्नीट्यूड आपको हल करना आती है, आप खुद हल करके चेक करें। ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें एक कर्व दी हुई है गैमा ऑफ टी, टी कॉस हाइपरबोलिक टी। हमने इसकी आर्क लेंथ मालूम करनी है और आर्क लेंथ मालूम करने के लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है 0 और देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर है हमारे पास। आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि एस ऑफ टी को हम आर्क लेंथ कहते हैं और आर्क लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट टी नॉट से किसी भी पॉइंट टी तक गैमा का डेरिवेटिव लें, उसकी मैग्नीट्यूड लें और इसका टी के लिए इंटीग्रल ले लें तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाती है। कर्व हमारे पास गैमा मौजूद है, इस गैमा का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक टी होता है और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। टी नॉट आपको ढूंढना है, हमें पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1, लेकिन हमें टी चाहिए। इस 0 और 1 की मदद से जो हमें टी मिलेगा वो यहाँ टी नॉट की जगह लिखेंगे। 0 और 1 को इक्वल रख लेते हैं हम टी कॉस हाइपरबोलिक टी के और यहाँ से हम देखते हैं कि टी की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इक्वेट करें तो टी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करें कि कॉस हाइपरबोलिक टी इक्वल है हमारे पास 1 के, तो देखते हैं कि टी की किस वैल्यू के लिए आएगा। कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 1 और इसमें भी अगर मैं t को 0 लिखूं तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, यानी t जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा 0 आ रहा है। तो हमारे पास जो आर्क लेंथ बनेगी वो बनेगी 0 से t, इंटीग्रल में लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट जनरली t होती है। इस गैमा का मैग्नीट्यूड वो बनेगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, जल्दी से याद करके बताएं कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके इक्वल होगा। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जो है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक टी हो जाएगा और जब इस साइन हाइपरबोलिक टी की आप लिमिट्स लेंगे 0 से t तो t लेने पर ये साइन हाइपरबोलिक t आ जाएगा और 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक t आ गया। और देखें कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी सिलेक्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो आज हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर किया है, इसमें हमने कुछ थ्योरी पढ़ी है और कुछ MCQs किए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।